हेलो गाइस, आई एम गुलफशा और आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के इतिहास को। फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट अध्याय को पढ़ेंगे गाइस इसमें हम। ठीक है, इतिहास के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट अध्याय को। तो देखिए गाइस, फर्स्ट अध्याय का नाम क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब पहले हम इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि पुरातात्विक क्या है। देखिए, पुरातात्विक दो शब्दों से बना है, पुरा प्लस में तत्व। पुरा का अर्थ होता है पुरानी और तत्व का अर्थ होता है वस्तु। इसका अर्थ हुआ कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करना, जिसे खुदाई के द्वारा बाहर निकाला गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पुरातात्विक। ठीक है, ये भौतिक अवस्था में होते हैं जिससे हम अपने इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, सिंपल सी भाषा में कहे तो पुरातात्विक वो होते हैं, वे पुरानी चीजें होती है जिसे खुदाई के द्वारा बाहर निकाला जाता है और जिससे हम अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं, उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब देखिए, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से? सिक्के, ठीक है, मूर्तियां, अवशेष, स्मारक, अभिलेख और चित्रकला। गाइस, इन सब के अध्ययन से जो हम अपनी हिस्ट्री को समझेंगे, वही हमारे क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। देखिए, अब सबसे पहले हम जानते हैं सिक्के। देखिए, प्राचीन भारत को जानने के लिए मुद्राएं व सिक्के भी बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिमेटिक। ठीक है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिमेटिक कहा जाता है। पुराने समय में सिक्के सोने व चांदी से बनाए जाते थे। जो पुराना समय था उसमें सिक्के कैसे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? सोने और चांदी से। ठीक है, प्राचीन काल में सिक्कों पर लेख की बजाय, जो पुराना समय था ना, वहां पर सिक्कों पर लेख की बजाय क्या पाया जाता था? चिन्ह पाया जाता था, जिसमें क्या होता था? राजाओं के नाम लिखे होते थे, उनकी उपाधियां होती थी कि उन्होंने क्या क्या उपाधियां अर्जित की है। ठीक है, चित्र होते थे और तिथियां होती थी। ठीक है, इन सब का हमें सिक्कों पर वर्णन मिलता था प्राचीन काल में। अब देखिए, प्राचीन काल में सिक्कों पर विभिन्न शासकों की वंशावली, शासक प्रबंध तथा राजनीतिक धार्मिक विचारों को जान सकते हैं हम। प्राचीन काल जो था ना, उसमें क्या होता था? सिक्कों पर शासन वंशावली होती थी, जिससे वंश के बारे में पता चलता था। शासन प्रबंध होता था, जिससे कि उस शासन के प्रबंध के को समझा जा सकता था। ठीक है, राजनीतिक व धार्मिक आचारों और विचारों को समझा जा सकता था। मान लीजिए, अगर कोई सिक्का है उसमें उर्दू भाषा में लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर, हाँ, अगर ज्यादा सिक्के उर्दू भाषा में मिलते हैं हमें, तो हम क्या कह सकते हैं? वहां पर मुगल शासक था। या कोई अगर संस्कृत भाषा में लिखी हो, तो हम क्या सकते हैं? वहां पर हिंदू राजा ज्यादा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में लगभग 3 शताब्दियों तक शासन करने वाले हिंद यूनानियों में हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिली है? सिक्कों से मिली है। भारत में उत्तर पश्चिम भागों में जो हिंद यूनानी थे, इन्होंने 3 शताब्दियों तक शासन किया और इनकी जानकारी हमें किससे मिली है? सिक्कों के माध्यम से मिली है। ठीक है, अब देखिए, दूसरे साक्ष्यों से हमें सिर्फ, जो दूसरे साक्ष्य होते हैं ना, उससे हमें सिर्फ 3 या 4 राजाओं के नाम के बारे में ही पता चलता है। लेकिन सिक्कों से हमें लगभग 40 राजाओं और रानियों के बारे में पता चलता है। ये उत्तर पश्चिम की ओर के राजा है, जो मैंने भी यहाँ पर बताया ना, हिंद यूनानी, ये वही वाले राजा है। तो इनके थ्रू, इनके बारे में हमें किससे पता चलता है? सिक्कों से। ठीक है, बहुत से ऐसे राजाओं का भी पता चलता है जिसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। अब उनका साक्ष्य क्यों नहीं मिला? क्योंकि गाइस, वो जो राजा होते थे ना, वो बहुत छोटी अवधि के लिए बने होंगे, तो इसलिए उनका साक्ष्य नहीं मिला। तो क्या होता था? सिक्कों के माध्यम से उनके बारे में भी जानकारी मिली हमें कि इस राजा ने भी राज किया है। इनकी छोटी अवधि होती थी, इसलिए इनको मतलब हम किसी और साक्ष्य के थ्रू नहीं जान सके। लेकिन सिक्कों पर राजा क्या करते थे? अपना नाम लिखवा देते थे, जिससे कि हाँ, हमें पता चलता था कि ये भी राजा रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, सिक्कों से न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक के बारे में भी पता चलता है। सिक्कों से हमें राजनीतिक के बारे में नहीं पता चलता, सिर्फ धार्मिक, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ऊपर अगर उर्दू लिखा होगा तो ज्यादा सिक्के मिले, वहां पर हमें
और उर्दू भाषा में लिखे हो तो हम कह सकते हैं कि मुगल शासन का राज था, या संस्कृत भाषा में मिले तो हम कह सकते हैं हिंदू शासन का राज था। ठीक है। आर्थिक आर्थिक के बारे में भी पता चलता है। कैसे पता चलता है गाइस? मान लो एक राज्य में तो बहुत सारे सिक्के मिले सोने के, और एक राज्य में कम सिक्के मिले, वो भी चांदी के। तो इससे हमें पता चलता है कि गाइस वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी। अब जो सोने वाला राज्य है गाइस, वहां पर तो आर्थिक स्थिति ओबीसी सी बात है अच्छी होगी, क्योंकि वहां पर सिक्के भी बहुत सारे मिले और वो भी सोने के मिले। और जो चांदी वाला है गाइस, वो एक तो चांदी का है, ऊपर से कम है, तो यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी होगी? ज्यादा खास नहीं होगी। ठीक है। सोने के सिक्के सबसे पहले किन्होंने जारी किए थे? कुषाण राजाओं ने। गाइस एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किस राजा ने जारी किए थे? तो कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। आगे पढ़ते हैं गाइस। मूर्तियां। मूर्तियों से हमें उस समय की सांस्कृतिक तथा कला संबंधी जानकारियां मिलती है। ठीक है। देखिए ये जो है ये क्या है? कलाई तो है एक, जो इन्होंने ऐसा फेस बना दिया इतना सुंदर सा, ये क्या है? उनकी कलाई। तो कला के बारे में और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। मूर्तियों से हमें विदेशियों के साथ संबंध के बारे में भी जानकारी मिलती है कि कौन कौन से विदेशियों के साथ हमारे संबंध थे। जैसे कि कुषाण राजा, कुषाण काल की मूर्तियां जो थी ना, उस पर यूनानी प्रभाव ज्यादा दिखाई देता था। जो कुषाण काल की मूर्तियां थी उस पर यूनानी प्रभाव ज्यादा दिखाई देता था। कुषाण काल और गुप्त काल में जो मूर्तियां बनाई गई है ना, कुषाण काल और गुप्त काल में जो मूर्तियां बनाई गई ना, उनमें से जनसाधारण की आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। कुषाण काल और गुप्त काल में जो मूर्तियां बनाई गई, उनसे जनसाधारण की आस्था और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए अवशेष तिथियों की जानकारी के लिए। गाइस यहाँ पर पुरातात्विक गलत है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तिथियों की जानकारी के लिए पुरातात्विक अवशेष होते हैं, रेडियो कार्बन विधि की वैज्ञानिक जांच के अधीन किया गया है। जो भी हमें अवशेष मिलते हैं ना, वो कितनी पुरानी है, वो हम किससे पता लगाते हैं? रेडियो कार्बन विधि के द्वारा। ठीक है। भारत प्राचीन अवशेष, खंडरों और स्मारकों से समृद्ध है। जो हमारा भारत है ना, भारत में तो प्राचीन अवशेष और खंडर और स्मारक बहुत ज्यादा पाए गए हैं, इससे समृद्ध है भारत। ठीक है। कई ऐतिहासिक स्थान पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो पृथ्वी के क्या नीचे दबे हुए हैं। जब इनकी खुदाई की जाती है, जब इन्हें खोदा जाता है, तो इसमें क्या होता है? अवशेष मिलते हैं, है ना, जिनसे हमें क्या पता चलता है कि हाँ यहाँ पर भी कोई चीज रही होगी। जब हमें खुदाई में वो सामान मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए हड़प्पा। जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो वहां पर क्या निकला? एक नई चीज निकल गई वहां पर। तो भैया हमें पता चल गया कि हड़प्पा नाम की भी कोई सभ्यता थी यहाँ पर, जो इतनी सही, मतलब उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है। और अंत में अवशेषों से हमें ये पता चलता है कि उस समय क्या क्या चीज रही होंगी। जैसे अगर मान लीजिए अवशेषों में स्मारक मिल गए, तो हमें ये पता रहेगा कि हाँ ये स्मारक थे, है ना। बर्तन मृद भांड वगैरह मिल गए, तो हाँ इस टाइम पे ये बर्तन भी यूज किए जाते थे। तो अवशेष आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभिलेख। ठीक है। अभिलेख की अध्ययन शाखा को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी। जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? एपिग्राफी। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये स्रोत सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं। ये सबसे प्रामाणिक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर आपने कुछ खुदवा दिया तो वो खुदा ही रहेगा, उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे ये है, ये खुदवा दिए, यहाँ पर ये लिखवा दिए, तो ये लिखे ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ अब देखिए, भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख कहाँ पर मिले हैं? मैसूर में। क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से? अशोक के अभिलेख। प्राचीन काल में कागज और मीडिया नहीं होती थी। जो हमारा प्राचीन समय था उसमें क्या था? कागज और मीडिया नहीं होती थी। तो अब वो अपनी जरूरी सूचनाओं को ताम्र या पत्थरों पर खुदवाते थे। ठीक है। अब मान लीजिए आज के टाइम पे तो कागज भी है, तो हमें कुछ चीज याद नहीं है तो हम कागज पे लिख
सकते हैं और बाद में हम उसको देख सकते हैं, या मीडिया भी है हमारे पास, ठीक है। पुराने समय में ये सब नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे, उनको जब संदेश भिजवाना होता था, अब एक आदमी को यहाँ से यहाँ तक भेजा, ठीक है, अब वो रास्ते में जाते जाते भूल गया कि उनको उसको क्या संदेश दूसरे राजा तक भेजना था, ठीक है। अब बार बार यही प्रोसेस हो रहा था, वो आए फिर पूछे, फिर जाते जाते भूल जाए, फिर आए फिर पूछे, फिर जाते जाते भूल जाए। तब उन्होंने एक तरकीब निकाली कि हम पत्थर लेंगे और उस पर खुदवा देंगे कि ये हमें संदेश पहुंचाना है। तो तभी से क्या हो गया, अभिलेख की शुरुआत हो गई, ठीक है। अभिलेख के कुछ उदाहरण है, जैसे निजी अभिलेख जो अपने लिए लिखवाए जाते थे, सरकारी अभिलेख जो सरकार लिखवाती थी, शिला अभिलेख जो पत्थरों पर लिखवाए जाते थे, स्तंभ अभिलेख जो खंभों पर लिखवाए जाते थे, और गुहा अभिलेख जो गुफाओं में लिखे होते थे, ठीक है। आगे आ जाते देखिए, स्मारक व भवन। स्मारक व भवन, स्मारकों द्वारा, एक मिनट गाइज, यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ इसका, बिकॉज ये ब्लैक है तो ब्लैक दिखेगा नहीं, ठीक है। स्मारकों द्वारा प्राचीन भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का पता चलता है, ठीक है। ये मान लीजिए ताजमहल है, अब ताजमहल से हमें उस टाइम के बारे में ये भी पता चलता है कि जो शाहजहां थे वो मुमताज से कितना प्यार करते थे, ठीक है। और ये भी पता चलता है कि ये एक मुस्लिम स्मारक है, तो यहाँ पर धार्मिक आ जाता है, ठीक है गाइस। उस पर कुछ इस तरीके से जो स्मारक होता है ना गाइस, उस पर भी बहुत सारे खंभों पर खुदवाए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं। तो उन स्मारकों में जो लिखे होते थे, अब उनकी लिखावट उर्दू में लिखा है, तो जाहिर सा है कि वहां पर जो शासन करने वाला होगा वो कोई मुगल होगा, ठीक है। संस्कृत में लिखा है या किसी और भाषा में लिखा है, तो उसके हिसाब से ना पता लगा लेते थे कि ये कौन सा धर्म सबसे ज्यादा शासन करता था वहां पर, ठीक है। स्मारक में भवन, मूर्तियां, चैत्य, स्तूप, विहार, मंदिर आदि आते थे। जो स्मारक होते थे उसमें क्या क्या आते थे, भवन आ जाते थे, मूर्तियां थी, चैत्य था, स्तूप था, विहार था, मंदिर था, आदि आते थे, ठीक है। इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया, देशी स्मारक और विदेशी स्मारक। देशी स्मारक में तक्षशिला, मथुरा, कोसम, सारनाथ आदि आते थे। तक्षशिला क्षेत्र की खुदाई से प्राप्त स्मारकों से कुषाण कालीन तिथि गाइस एक मिनट, तिथि की जानकारी मिलती है। जो तक्षशिला है ना, तक्षशिला स्मारक है, वहां पर क्या है, कुषाण कालीन की तिथि की जानकारी मिलती है उससे, ठीक है। हमने तक्षशिला की खुदाई करवाई, वहां पर खुदाई में हमें एक स्मारक मिला जिससे कुषाण कालीन तिथि की जानकारी मिलती है। ये गाइस तक्षशिला एक स्मारक है, ठीक है। विदेशी स्मारक, जिन पर विदेशी प्रभाव ज्यादा दिखाई देता था। विदेशी स्मारक कौन से थे, जिन पर विदेशी थे, तो वो प्राचीन भारत में, लेकिन उन पर ना विदेशी प्रभाव ज्यादा दिखाई देता था। जैसे मैंने भी बताया, तो पर कुषाण काल में विदेशी प्रभाव किसका था, मूर्तियों पर यूनानी का था, ऐसी, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट हमारा चित्रकला। चित्रकला से हमें पुराने समय की चीजों का पता चलता है, ठीक है। अजंता की गुफाओं में उत्कीर्ण, गाइस ये रहा उत्कीर्ण, वहां पर थोड़ा गलत था, उत्कीर्ण माता और शिशु का और राजकुमारी का चित्र मिलता है, जिसमें आज की झलक मिलती है। एक माँ है, माँ अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए है, तो ये तो आज भी होता है ना गाइस, तो इसमें आज की झलक मिलती है गाइस। उस टाइम पे चित्र भी क्यों किए जाते थे, ताकि चीजों को याद रख सकें। जो बहुत पुराने होते थे ना, बहुत पुराने, जैसे गुफाओं में, तो वो क्या करते थे, प्लान बनाते थे। अब प्लान को तो उनको याद नहीं रहेगा ना, तो वो क्या करते थे, गुफाओं में ना ये रख देते कि हमें आज इसका शिकार करना है, तो इस प्रकार से हम इसका शिकार करेंगे। तो वो चित्र के माध्यम से एक दूसरे को समझाते थे। आजकल तो जैसे MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट के माध्यम से समझाते हैं ना, तो उस टाइम पे वो चित्र बनाते थे और चित्र के माध्यम से एक दूसरे को समझाते थे, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी गाइज। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और गाइज अगर कोई भी आपको इसमें कमी नजर आए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करना, जिससे कि अगली वीडियो में मैं उस कमी को दूर कर सकूं। गाइज मुझे पता है मेरी लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी स्टार्ट किया है ना मैंने, तो इसलिए थोड़ा बोलने में अटकती हूँ। तो गाइज शुरू किया है, इसलिए धीरे धीरे करके ये भी ठीक हो जाएगा।
गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।